हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ और आज है 16 जून। तो 16 जून की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको लोकेशन के साथ यहाँ बताता हूँ। ठीक है, मैप के साथ यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ सीएसके सीएम क्लासेज में, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं आपको मैप के साथ दिखाऊंगा। तो डेली करंट अफेयर वीडियो डालता हूँ और मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। आरबीआई के जो चीफ हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और वो कौन है? शक्तिकांत दास। इस समय ये 25th नंबर के आरबीआई चीफ हैं, यानी कि गवर्नर है इस समय। ओके, तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। और ये जो अवार्ड समारोह था वो कहाँ पे किया जा रहा था? तो लंदन में। ठीक है, तो ये लंदन गए थे, वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब बताइए, गवर्नर ऑफ द ईयर, बहुत सी देशों के लोग गवर्नर आए होंगे वहाँ पे, लेकिन गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको ही दिया गया है, शक्तिकांत दास को। ठीक है, जो 25th नंबर के गवर्नर है अपने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा तो आरबीआई से रिलेटेड प्रश्न आएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, आप ध्यान से बस देखते जाइए। अब चलिए, लंदन की बात हो रही थी, लंदन के लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये है विश्व का मैप। ओके, विश्व का मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे ये अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है यूरोप। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में ही पड़ता है लंदन। ओके, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आप जब भी इंग्लैंड या यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इन शब्दों में आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश आइल शब्द जब आए तो इसका मतलब ये कि देशों का समूह है यहाँ पे। ओके, जब आपसे कहा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन में ये घटना घटी है तो आप समझ जाइएगा ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड शामिल है, इधर वेल्स शामिल है और इधर स्कॉटलैंड, इनको मिला के ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है, अगर ग्रेट ब्रिटेन में हम यहाँ नॉर्दर्न आइलैंड को शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर यूनाइटेड किंगडम में आप यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, पूरा ये आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये समारोह हुआ है लंदन में, तो इंग्लैंड में पड़ता है लंदन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आरबीआई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये देखिए, इनको अवार्ड क्यों दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अवार्ड देने के पीछे क्या कारण है इनका? ये है कि जब कोरोना महामारी या पेंडेमिक जब चल रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उस समय इन्होंने बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण फैसले लिए थे शक्तिकांत दास जी ने। जैसे कि ब्याज दरों में इन्होंने कटौती करवाई। ठीक है, कोविड में कुछ महीने ईएमआई नहीं देने से इन्होंने छूट दी। ठीक है, राजनीतिक दबाव और आर्थिक संकट के बीच इन्होंने एक उच्च स्तरीय फैसला लिया। ठीक है, उनमें बैलेंस बना के चले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का विस्तार करवाए उस समय, क्योंकि आपको पता ही था कि ये संचारी रोग था, छूने से, छींकने से, खांसने से ये सब फैलने वाला सिस्टम था। तो यूपीआई यानी कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी वाला सिस्टम था, यानी कि दूरी से ही आप पेमेंट कर सकें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रवैया अपनाया। तो ये सब इनकी उपलब्धि थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विश्व का, सॉरी एक मिनट, सॉरी कभी कभी दिमाग इधर उधर चला जाए, तो इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इनके उपलब्धियों के लिए। अगर आरबीआई की बात करें तो ये आरबीआई के चीफ हैं। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 1934, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आरबीआई आती है। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, ये 1935 से 1937 तक रहे थे। लेकिन आज़ाद भारत के पहले गवर्नर, आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, वो थे सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक थे, और अभी 25th नंबर पे हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कितने हाई कोर्ट्स में जस्टिस क्लर्क लगाने की बात कर रहा है? जस्टिस क्लर्क लगाई जाएगी कितने हाई कोर्ट में भारत के? तो क्या 24, 25, 23 या 22? टोटल जो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, अभी आप प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा कि 25th हाई कोर्ट है भारत में। ठीक है, तो उस सब में जस्टिस क्लर्क लगाई जाएगी। अब जस्टिस क्लर्क क्या होता है मैं आपको बता दूं। घड़ी का मतलब क्या होता है? ये समय के बारे में बताता है कि ये इस समय कितना टाइम हुआ, इसमें कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, क्या ये सब उससे संबंधित होता है। एक घड़ी वॉच टाइम बताती है। तो जस्टिस क्लर्क क्या है? जस्टिस क्लर्क में ये बताया जाएगा कि
कितने केसेज पेंडिंग हैं, जैसे कि मान लीजिए आज कितने केसेज लिस्टेड हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है कि आज 6,926 केसेज लिस्टेड हुए हैं आज के दिन में, ठीक है। जीरो से मतलब 10 साल के अंदर कितने केसेज पेंडिंग हैं, 11 से 25 साल के अंदर कितने केसेज पेंडिंग हैं, कितने के फैसले हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब अब दिखाया जाएगा। हर एक हाई कोर्ट के जो एरिया होता है, कैंपस होता है, परिसर होता है, वहाँ पे ये जस्टिस क्लास लगाया जाएगा। यानी कि भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, तो सब में ये जस्टिस क्लास लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि न्याय की घड़ी लगाई जाएगी वहाँ पे। तो अभी अगर 25वें हाई कोर्ट की बात करें तो भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट बना है भारत का। ओके, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट अगर पूछे तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, और यह है अपना सुंदर भारत। और इसके तमाम क्षेत्र में लगभग सभी राज्य में कह सकते हैं एक एक हाई कोर्ट मिलेगा। लेकिन अब कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से दूसरे राज्य में भी अपना निर्णय वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है। तो 2-3 राज्यों को मिला के या 2 राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट भी रहता है। आगे चले तो अभी आप सुने होंगे रज पर्व या रजो पर्व महोत्सव। तो ये किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, रज पर्व या रजो महोत्सव? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है रज पर्व या रजो महोत्सव। ये 3 दिवसीय उत्सव होता है, ठीक है। एक तरह से पर्व मनाया जाता है, ओके, 3 दिवसीय जो उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो भूदेवी हैं, यानी कि पृथ्वी की जो देवी है, पृथ्वी माता जिसे बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और इस समय जो मानसून का आगमन होता है 14 से लेकर 17 तक ये लोग मनाते हैं कि मानसून का आगमन भी हो रहा है, और जो भूदेवी हैं यानी कि धरती माता उनकी पूजा की जाती है, ताकि जो मानसून आगमन हो रहा है वो देखिए। इस समय जो रजो पर्व जो मनाया जाएगा ना 3 दिन तक ये लोग कोई भी काम नहीं करते। रज पर्व और रजो पर्व को ये लोग पीरियड, जैसे कि जो महिलाओं में पीरियड होता है उससे रिलेट करके देखा जाता है। यानी कि ये लोग कहते हैं कि जो मानसून आता है 3 दिन तक ये लोग मानते हैं कि ये धरती माता का पीरियड काल है, ठीक है। तो उस 3 दिनों के दौरान इस पर्व में क्या करते हैं उड़ीसा के लोग, उस दिन कोई भी काम 3 दिन तक वो लोग नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं, कृषि करना शुरू करते हैं, बुआई जुताई सब ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये राजा पर्व नहीं, रज पर्व है। अगर असम की बात करें तो असम में अम्बुबाची मेला लगता है और एक बैखो त्यौहार लगता है असम में। त्रिपुरा में बात करें तो खारची जो उत्सव है त्रिपुरा में मनाया जाता है। केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है केरल मैप में, यहाँ पे दिखेगा आपको उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे है असम, ओके। और उड़ीसा के बालासोर में ही अभी रेल दुर्घटना हुई थी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वैभव फेलोशिप कार्यक्रम, ठीक है। एक तो वैभव जो है उसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या है, ऑप्शन में आपको दिया गया क्या, भारतीय डायस्पोरा को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं से जोड़ना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। भारतीय जो डायस्पोरा है यानी कि जो भारतीय प्रवासी हैं, डायस्पोरा मतलब प्रवासी होता है, तो भारतीय जो प्रवासी उनको भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनसे जोड़ना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का, ठीक है। इसके तहत अब क्या किया जा रहा है, स्टेम जो स्टेम के अंतर्गत यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो इंस्टीट्यूट आते हैं, मेडिसिन के जो इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट आते हैं उनको भी इस उच्च शिक्षण संस्थाओं से जोड़ना है, ठीक है। तो ये है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अगर एक पीवीटीजी जो लिखा है कि पीवीटीजी को मुख्य धारा में लाना है, तो पीवीटीजी क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। पीवीटीजी का मतलब होता है जो पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब होती हैं, ठीक है, पार्टिकुलर वल्नरेबल, ठीक है, ट्राइब ग्रुप, इसको बोलते हैं पीवीटीजी। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, जो ट्राइब्स ग्रुप होता है, ट्राइब यानी कि जो जनजाति ग्रुप होता है, उसमें भी जो बहुत ही निचले स्तर के होते हैं, निचले स्तर का मतलब उनकी दयनीय स्थिति होती है, वो अभी भी वो पुरानी परंपराओं में जिंदा हैं, ठीक है, वो न मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनमें विकास करने के लिए एक पीवीटीजी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो आगे चलें, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा जुलै लद्दाख यानी हेलो लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना द्वारा जुलै लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत हुई नई दिल्ली से किया गया, ठीक है, नई दिल्ली से किया गया। और यहाँ से जो नौसेना के बाइकर्स हैं, अब ये कहेंगे कि नौसेना कैसे, ये देखिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो ये दिल्ली से ये बाइक की रैली जाएगी, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये है कि ये लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे जाके कि आप लोग नेवल सर्विसेज ज्वाइन करिए। ये जाएंगे लद्दाख की तरफ, वहाँ पे जो युवा हैं उनको ये लोग
क्या करेंगे, अवेयर करेंगे कि आप लोग नौसेना में भर्ती हुई है। अभी आपने देखा कि अग्निवीर बन रहे हैं लोग, तो उस तरह के जो सर्विसेज है उनमें भर्ती करने के लिए ये क्या करेगी, नौसेना की जो टीम है वो जाएगी, लोगों को अवेयर करेगी। ठीक है, तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो नई दिल्ली में, वहाँ से ये शुरुआत हुई थी और ये लोग लद्दाख तक जाएंगे। ठीक है, वहाँ के युवाओं को ये लोग उत्साहित करेंगे कि आप नेवल ज्वाइन करिए। तो ये देखिए, ये नई दिल्ली है, यहाँ से ये होके ये लोग सीधे लद्दाख जाएंगे। और लद्दाख का मैप ये है, यहाँ पे अक्साई चीन वाला इलाका है जो चीन से बॉर्डर बनाता है, और इधर आपको पीओके वाला इलाका दिखेगा। ठीक है, तो ये है लद्दाख। ओके, आगे चलें। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 नंबर का यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है गंगटोक, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहीं पे इस गेम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे दिखेगा आपको सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की बाउंड्री इधर से चीन से लगती है, और इधर से भूटान से लगती है, और इधर से नेपाल से लगती है, और इसके साउथ में ये पश्चिम बंगाल से इसकी बाउंड्री लगती है। आगे चले, तो क्रिकेट एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल पर कौन से देशों का युग मेजबानी करने वाला है। सिंपल बात है कि ये पूछा जा रहा है कि क्रिकेट एशिया कप होने वाला है, और उस एशिया कप को कौन कौन देश होस्ट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं हाइब्रिड मॉडल इसलिए डाल दें क्योंकि मैं इसको बताऊंगा क्या है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल को सिंपल सा बात यही है कि देखिए, इसका सही जवाब पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट एशिया कप 2023 का ये लोग होस्टिंग करेंगे, यानी कि मेजबानी करेंगे। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि इसमें टोटल 13 मैच होने थे। ठीक है, 13 मैच होने थे, लेकिन अब ये लोग दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड मॉडल हो गया ये। ठीक है, 2 लोग मिल के ये ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो 13 में से 4 मैच जो होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, और 9 मैच जो होंगे वो श्रीलंका में होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन करने वाले थे। हालांकि ये पूरा मैच पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे सिक्योरिटी इशू होते हैं, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे मैच खेलने, जिससे कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। इससे कि अगर 13 मैच होता तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता, उनको काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस तरह से आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो हम लोग वहाँ पे मैच देखने नहीं जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एशिया कप है, तो यह है विश्व का मैप, और यह है एशिया का रीजन। ठीक है, एशिया का रीजन। तो एशिया में कौन कौन से देश खेल लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादातर? तो भारत खेलता है, अफगानिस्तान खेलता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, इस बार नेपाल भी इसमें शामिल हो रहा है। ओके, तो आगे चलें। अगला न्यूज है कि एक अनुमान के अनुसार भारत विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि जापान और जर्मनी को ये कब तक ओवरटेक कर देगा, और ओवरटेक करके तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अभी तो फिलहाल भारत 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वें नंबर पे है इकोनॉमी के मामले में। तो कब तक ये जर्मनी को, जापान को ये ओवरटेक करके तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है। 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत क्या करेगा, जर्मनी को बीट करेगा, इधर जापान को बीट करेगा। ठीक है, इनको बीट करने के बाद ये विश्व में तीसरे नंबर पे आ जाएगा, इकोनॉमिक नंबर पे। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन पहले स्थान पे चला जाएगा और अमेरिका दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ओके, तो अमेरिका क्या कर रहा है कि अब अपना दोस्त मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, भारत को हम दोस्त बना लें। तो एक इस समय बहुत ही चर्चा में न्यूज़ चल रहा है कि भारत अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड जो है वो है भारत। इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इस पर छप रहे हैं कि उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है भारत, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के विजिट पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर विश्व में 2028 तक ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, तो हम क्यों ना इसको अपने एलाई के रूप में शामिल करें। तो भारत किसी का एलाई बनता नहीं है, आपको पता ही है। 2023 में देखिए, 2023 में एक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य जो हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं, उनके राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। 2024 में ये निर्धारित किया गया है कि 2024 तक सभी को आवास मुहैया कराया जाएगा। ये पहले 2022 का लक्ष्य था कि 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अब ये 2024 कर दिया गया। 2025 तक ये निर्धारित किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, टोटल इकोनॉमी की नहीं। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर पढ़ाने का तरीका या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो और कंटेंट ला सकूं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।